आजम खान की जेल से आई चिट्ठी आखिर क्या कहती है? किसके लिए इसके पीछे संदेश छुपा है? नाम बेशक इंडिया गठबंधन का है, लेकिन क्या यह सचमुच इंडिया गठबंधन है या फिर अखिलेश यादव है निशाने पर? और आजम खान के ऐसे रुख से हमेशा क्या निकलता रहा है? यानी पहले भी जब भी नाराज हुए हैं आजम खान तो क्या बदलता रहा है? हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे, आजम खान के इस चिट्ठी के मायने। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो लगातार ये चर्चा बनी हुई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी कर सकते हैं, आज उन्होंने उस पर क्या कहा है? क्या पूर्ण विराम लगा दिया है या मन में कुछ है? ये भी समझेंगे। और आखिर में अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर है, जिसने बकायदा लाइव में बहुत कुछ बोलकर की है, अब उसके ससुराल का यानी कि लड़की के पक्ष वालों का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो आजम खान के इस चिट्ठी की शुरुआत, चिट्ठी में छुपे सियासी संदेश की शुरुआत हम उस चिट्ठी से ही करते हैं। पहले आपको चिट्ठी का मजमून सुनाते हैं। आजम खान के लिए ये चिट्ठी जो जारी की है वो अजय सागर हैं, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रामपुर के। उनके सोशल मीडिया पर हैंडल से ये चिट्ठी सामने आई है और कहा गया है कि आजम खान ने जेल से जो बातें कही हैं, जो संदेश भिजवाया है, वही इस चिट्ठी का मजमून है। तो अजय सागर के जो लेटर हेड है, उस पर जो चिट्ठी है, उसमें साफ साफ लिखा है, आजम खान का जेल से संदेश। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर में सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा है। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादतगाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बादी एवं निस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। जारीकर्ता जिलाध्यक्ष। ये आजम खान का संदेश है, लेकिन जो बातें आजम खान ने लिखी हैं उसमें इंडिया ब्लॉक उन्होंने लिखा है। तो क्या रामपुर उत्तर प्रदेश में वो उनका इशारा इंडिया ब्लॉक की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है, लेफ्ट पार्टियों की तरफ है, ममता बनर्जी की तरफ है, किसकी तरफ है? दरअसल ये पूरा हमला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ है और उनका इशारा साफ है कि रामपुर में जो हो रहा था, यानी कि रामपुर के जब चुनाव चल रहे थे और जब बीजेपी वहां जीती थी, आकाश सक्सेना जीते थे, उस चुनाव को ही एक तरीके से इस चिट्ठी का आधार बनाया गया है। और आजम खान ने लिखा है कि वो तो एक प्रयोग था, उस पर किसी ने सवाल उस वक्त उस तरीके से नहीं उठाए। रामपुर का प्रयोग दोहराया गया संभल में और संभल को तो मुद्दा बना लिया गया, लेकिन रामपुर को किसी ने नहीं बनाया। बाकी तो उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन इस चिट्ठी का जो मायने हैं वो थोड़ा अलग है। अमूमन आजम खान हमेशा से अपनी बात कुछ इसी तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। जब भी नाराज होते हैं तो जिसे कहते हैं छायावाद में अपनी बात रखना, वो रखते रहे। सीधा निशाना अखिलेश यादव है, क्योंकि संभल का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया और संसद तक में इस मुद्दे को इतने जोर शोर से उठाया कि इस कांग्रेस और सपा के बीच में भी इसे लेकर के एक तरीके का डिफरेंसेस हो गया, जो अब दिखाई भी दे रहा है।
आजम खान को दर्द इसी बात का है कि जब उनका चुनाव था तो उन्हें अकेले छोड़ दिया गया। हारने के बाद भी रामपुर को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस चिट्ठी के एक और मायने हैं, और वो मायना ये, जो आम लोग जो रामपुर के आजम खान को जानने वाले हैं, उनका मानना है कि इसके पीछे गूढ़ सियासी संदेश छुपा है। दरअसल ये संदेश अखिलेश यादव के लिए है, और वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनकी सियासत करवट ले सकती है, सीधे उनके जरिए नहीं। क्योंकि अगर आप हाल की कुछ घटनाओं को देखें, हाल के कुछ मुलाकातों को देखें, तो आपको अंदाजा लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण सक्रिय हैं, जिस तरीके से आजम खान और उनके परिवार के साथ, अब्दुल्ला आजम के साथ चंद्रशेखर की दोस्ती बढ़ रही है, परवान चढ़ रही है, जिस तरीके से इनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारों में आजम खान का आशीर्वाद चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खान बेशक समाजवादी पार्टी के चेहरे हों, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और चंद्रशेखर की जो नजदीकी है, उसकी एक बड़ी वजह ये चिट्ठी भी है। आजम खान को लगता है कि उनकी पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया है। आजम खान को लगता है कि पार्टी को जिस तरीके से उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो उसने नहीं लिया है। और बार बार आजम खान इसका एहसास समाजवादी पार्टी और खास करके अखिलेश यादव को कराते भी रहे। लेकिन दोनों के बीच एक संबंध भी है, एक रिश्ता भी है, और शायद यही वजह है कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप देखें तो एक सियासतदान लंबे वक्त तक जेल में बैठने के बावजूद वो अपनी आगे की सियासत को सोचता रहता है। तो क्या आजम खान को यह लगता है कि उनकी आगे की सियासत अब दूसरे तरीके से चलेगी? रामपुर में अगर आप देखें तो रामपुर में पार्लियामेंट के जब चुनाव हुए, उस वक्त जिसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वो आजम खान की पसंद नहीं थे। ऐसे में आजम खान का परिवार इस वक्त सियासी तौर पर सपा से अलग थलग पड़ा है, रामपुर में यह दिखता है। तो कहीं इस चिट्ठी के माध्यम से आजम खान ने एक नई सियासत तो नहीं छेड़ी है। दरअसल ये सब तमाम चर्चाएं हैं, ये तमाम वो बातें हैं जिसकी चर्चा रामपुर में और आजम खान के इर्द गिर्द लोगों में हो रही है। तो क्या कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही आजम खान और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच? जितनी मुलाकातें चंद्रशेखर आजाद रावण ने चाहे तो आजम खान, अब्दुल्ला आजम या फिर आजम खान की पत्नी से की हैं, उतनी अखिलेश यादव भी नहीं कर पाए। और एक बात याद करिए, जब चंद्रशेखर पहले मुलाकात करने को आते हैं तो सपा के भीतर एक हंगामा समझता है। इस बार भी पहले अखिलेश पहुंचे और फिर चंद्रशेखर भी मिलने पहुंच गए। हालांकि कार्यक्रम उल्टा था। पहले जब यह तय हो गया कि चंद्रशेखर मिलने आ रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव का प्रोग्राम बना। खैर, यह अलग बात है। लेकिन इस चिट्ठी के कुछ न कुछ संदेश हैं, और वो संदेश इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आजम खान अपनी पार्टी के अलावा एक समानांतर नई सियासी सोच भी अपने इलाके के लिए रखते हैं। तो ये क्या हो सकता है? क्या ये चिट्ठी कहीं उसी का एक संदेश तो नहीं? सीधे सीधे कहें तो आजम खान कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ तो नहीं देख रहे। खुद देखें या ना देखें, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और चंद्रशेखर की बढ़ती दोस्ती इस इलाके में नई सियासी समीकरण की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। अगली खबर। और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो एक बज़ बना हुआ है, जो एक हंगामा मचा हुआ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि वो वापस बसपा की तरफ आ सकते हैं। और ये बज़ बसपा के ही कुछ समर्थित सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इसकी शुरुआत की थी। उनसे जुड़े पत्रकारों ने भी इस बात को और कहा भी था कि हाँ, इस तरह की बातें चल रही हैं। और इसी से निकली ये खबर आज अपने पूर्ण विराम पर पहुंच गई। यानी कि आज इस पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने।
स्वामी प्रसाद मौर्य से जब यूपी तक की टीम ने बात की तो उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि वो बीएसपी में वापस जाएंगे और बसपा के भीतर उनके वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। उनका कहना था कि ये बसपा वो बसपा है ही नहीं। जिस मिशन में बसपा को लेकर के, जो मिशन बसपा को लेकर बसपा के लिए निकली थी, वो मिशन अब खत्म हो चुकी है। और जो उनका पहले नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अब बसपा का नारा है कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि बसपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और डे वन से, जिस दिन से स्वामी प्रसाद निकले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकले हैं, उन्होंने हमेशा मायावती पर इसी थैले का, यानी कि इसी का आरोप सबसे ज्यादा लगाया, पैसे की देवी और तमाम ऐसे। इसीलिए लगातार हम लोग भी ये कहते रहे कि इतने अटैक के बाद क्या मायावती उन्हें लेंगी। मायावती की तरफ से या सपा बसपा की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आज खुद ही अपनी स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कर दी और उन्होंने साफ कह दिया कि बसपा वो नहीं जाएंगे। खैर, सपा भी नहीं जा सकते क्योंकि हाल ही में उन्होंने सपा छोड़ा है, खुद छोड़ करके निकले हैं, अपनी नई पार्टी बना ली है। बीजेपी जा नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो बीजेपी का जो मूल है, खास करके राम जन्मभूमि, जिस तरीके के राम जन्मभूमि जैसे जितने भी विवाद हैं उस पर उन्होंने अटैक किया है, बीजेपी में वापसी बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब क्या वो खुद अपनी पार्टी के जरिए ही अपनी आगे की सियासत करेंगे या कुछ सोच रहे हैं? फिलहाल इस पर कोई बात आगे नहीं हुई। सुनिए क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बहन जी, इस समय अभी भी इतना बिगड़ जाने के बावजूद भी वो बाबा साहब के मिशन पे चलने के लिए तैयार नहीं है। मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को अभी फॉलो कर नहीं रही है, तो कोई इनके पास क्यों जाएगा? और हमें जाना होता तो हम पार्टी क्यों बनाते? हमें जाना होता तो उस समय मैं नेता ब्रिजेल के पद पर था, राष्ट्रीय महासचिव क्यों छोड़ता? मैं इसीलिए छोड़ा था कि ना अब बाबा साहब का मिशन रह गया, ना मनोहर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन रह गया, और अब बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी थैली पर आधारित हो गई। जबकि पहले एजेंडा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब मुख्य एजेंडा ही गायब तो मिशनरी कार्यकर्ता भी गायब। बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुहास का पिछले 24-36 घंटों से पूरे सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई है। यानी कि जिस तरीके से अतुल सुहास ने करने के पहले जो बातें अपने उस लाइव रिकॉर्डिंग में उन्होंने कही हैं, उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है, पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। ससुराल पक्ष से लेकर के अदालत तक जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या प्रताड़ित सिर्फ लड़कियां ही होती हैं शादियों के बाद, या फिर लड़कों की भी प्रताड़ना होती है। ये बात एक तरफ। अब जिस तरीके का ये मीडिया सेंसेशन निकला है, जिस तरीके की सनसनी मीडिया में फैली है, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी काम करने वाली कंपनी को लोगों ने टैग करके सोशल मीडिया पर कमेंट्स लिख करके भेजे हैं, उसके बाद से उस कंपनी ने तो बाकायदा अपना पूरा का पूरा सोशल मीडिया ही प्राइवेट कर लिया। इतने ज्यादा कमेंट्स पूरे देश भर से सुहास के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आखिर जिस परिवार पर आरोप लगा है, जो ससुराल है, वो अब तक चुप था। लेकिन पहली बार अब ससुराल की तरफ से भी, यानी कि लड़की की मां, लड़की के जो ताऊ हैं, उनके तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूं तो जौनपुर में जिस मोहल्ले में उनका घर है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हाल ही में सुहास के ससुराल का परिवार शिफ्ट हुआ है 2 साल पहले, और मोहल्ले के लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में बात भी करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनका मानना है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए।
एक दो लोगों से जिनकी यूपी तक ने बात की, उनका कहना है कि दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहिए था। तो आज बकायदा सुहास की जो सास हैं, उन्होंने बातचीत में ये बताया कि उनकी बेटी के लिए नहीं उकसा सकती। बकायदा उनके और भी उन्होंने आरोप लगाए कि दूसरा पक्ष भी है, उसने भी बहुत ज्यादतियां की हैं। लेकिन सुशील सिंघानिया जो कि निकिता के ताऊ हैं, यानी उसकी सुहास की पत्नी के जो बड़े पिता हैं, जो ताऊ हैं, उन्होंने बकायदा मीडिया से बात की है। और उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए। पिछले 24-36 घंटों से जिस तरीके की बात इस वक्त पूरे देश में चल रही है, उसके बाद पहली बार सुहास के ससुराल का यानी कि निकिता के परिवार का पक्ष आया है। सुनिए। मेरे को मीडिया के थ्रू पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है, जबकि मैं वहाँ नहीं था, न इस मामले में मेरा कोई वो है। और हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला, न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई। तो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी अचानक कैसे क्या हो गया, इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है, अब कोर्ट जो जजमेंट करेगा। ये सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं, सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी, हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे को जानकारी नहीं है, वही लोग करते हैं। खैर, बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं सुहास ने, और अब देखना यह है कि क्या इस मामले में जो सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि मरने के पहले उसने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि इसे जो ये बातें कह रहा है इसे साक्ष्य के तौर पर लिया जाना चाहिए और साक्ष्य की तरह ही इसका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। तो क्या इस मामले में आगे कोई कार्रवाई होगी, हमारी इस पर नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।